हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इक्वेशन इक्वल टू का साइन जो है वो इक्वेशन की निशानदेही करता है। और लीनियर आपको पता है कि अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इक्वल टू 0, ये तीन वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का हमें कैसे पता चला। इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, और वेरिएबल जितने भी है एक्स वाई जी, इनकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक x और एक y। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स होते हैं और ये मेरे पास इक्वेशन आएगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन को हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे अगर ये सोल्वेबल हो, यानी कि अगर हम इसे सोल्व कर सकें। अब देखें कि ए बी सी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सोल्वेबल का मतलब है कि हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, हमने इसके आंसर्स फाइंड करने हैं जो कि एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। ठीक है ना, अगर ये इक्वेशन इस काबिल हुई कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और इसके आंसर हमारे पास इंटीजर्स आने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए। आपको पता है कि नंबर थ्योरी में रहते हुए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ए बी और सी है ये सारे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ए बी और सी इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एक्स और वाई को हमने फाइंड करना है। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर से निकल के आई तो हम इसको कहेंगे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो ए और बी पे डिपेंड करेंगे, ए और बी पे डिपेंड करेंगी। ए और बी को देखते हुए हमारे पास चार केसेस बनते हैं, चार केसेस। केस नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो ये 4 तक आपको नजर आ रहा है कि नहीं, तो नजर आ रहा है। ठीक है ना, चार केसेस बनते हैं हमारे पास, चार केसेस। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कि जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, उस वक्त हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। फिर आता है अगर ए 0 हो लेकिन बी 0 नहीं है, उस वक्त हमारे पास एक्स और वाई की क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। फिर आता है कि ए जो है वो 0 नहीं है, बी जो है वो 0 है, उस वक्त इसके सोल्यूशन क्या होंगे। और फोर्थ नंबर पे केस आता है जब ए नॉट इक्वल टू 0 है और बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, उस वक्त हम इसके सोल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, केस नंबर 1 को लेके चलते हैं। केस नंबर 1, नोट्स बनाते रहना। ठीक है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है जब हमने ए को भी 0 कर दिया, बी को भी 0 कर दिया, तो यहाँ पे देखें तो ए 0 हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस बी भी 0 हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई वाई, और इज इक्वल टू सी। ये बन गया 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई 0 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से
जब केस नंबर 1 हमने उठाया उस वक्त लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। हमें x और y की वैल्यूज चाहिए थी, हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। जब a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें x y है ही नहीं। x y की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल के ही नहीं आएंगी, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व किया ही नहीं जा सकता जब a 0 हो गया, b 0 हो गया। तो इसलिए इस इक्वेशन के साथ लिख दिया जाता है कि a और b, a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस। ए और बी जो है वो एक ही वक्त में 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर 0 हो गए उस वक्त हमारे पास x और y का कोई आंसर नहीं आएगा, वो इक्वेशन सोल्वेबल नहीं होगी। अगर सोल्वेबल नहीं है तो उसे हम लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, समझ आ गई बात की? देखें, 4 केसेस बनते थे ए और बी को देखते हुए। जब दोनों 0 हो, जब a 0 b नहीं, जब a नॉट इक्वल टू 0 b 0, और जब दोनों नॉट इक्वल टू 0। पहला केस उठाया, आपको बताया है कि इसको हम लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन उस वक्त कहेंगे अगर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर a भी 0 पुट किया, b भी 0 पुट किया, उस वक्त हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल कर नहीं आएंगी। जब x और y की वैल्यूज निकल के नहीं आएंगी तो वो सोल्वेबल नहीं होगी, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि अगर सोल्व हो उस वक्त ही हम इसको लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। तो इसलिए ये हमने कंडीशन साथ लगा दी कि लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन में a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन नो सोल्यूशन कह लें। ठीक है ना, सोल्यूशन नहीं है। या इसका एक और केस आता है यहाँ पे कि इन्फिनिट सोल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस होते हैं, कोई एक सोल्यूशन का हमें नहीं पता होता। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती है तो फिर भी ये 0, y की वैल्यू 2 होती है तो फिर भी 0। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें, y की कोई वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट एंड पे फिर यही बनेगा, यानी कि x और y की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, इन्फिनिट सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन में कहीं जगह पे लिखा होता है a और b जो है वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो गए, x और y की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हम। जब x और y की वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये सोल्वेबल नहीं होगी। सोल्वेबल नहीं होगी तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहने के लिए a और b को दोनों को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, केस नंबर 1 की समझ आ गई। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करें। ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात करें। जब a हमारे पास 0 हो गया तो a की जगह हमने 0 पुट कर दिया, x का x वैसे ही प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये चीज़ 0 हो गई तो यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू सी, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, y की वैल्यू आ जाएगी c ओवर b, और कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, यानी कि देखें ना कि y इज इक्वल टू सी ओवर बी आ गई, और अगर c ओवर b का आंसर इंटीजर हुआ तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है वगैरह नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर तो ये एक इंटीजर आया तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, अगर इंटीजर नहीं आया तो नहीं है। अब तीसरा केस देखिएगा, तीसरा केस भी बिल्कुल इसी तरह है। इसका मतलब है जब b 0 हो गया, a 0 नहीं है, तो ये आएगा हमारे पास ax प्लस, अब b 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से ax इज इक्वल टू सी, और यहाँ से भी हम इजीली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू सी ओवर ई। अगर इसका आंसर एक इंटीजर आता है तो उस वक्त इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर इंटीजर नहीं आता तो ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब चौथा केस आ जाता है जब a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले केस को हमने देखा, इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, इसका सोल्यूशन निकाल सकते ही नहीं, तो इस वजह से हमने ये कंडीशन भी लगा दी। इसको देखा, अगर इसका आंसर इंटीजर है तो सोल्यूशन है, अगर आंसर नहीं है, कैसे आंसर निकालना ये आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, जो c की वैल्यू होगी, जो b की वैल्यू होगी पुट करके,
अगर इसका आंसर इंटीजर आता है तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, अगर इंटीजर नहीं आता तो ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है। इसी तरह तीसरा केस, x की वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाई कि हमने x की वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर इसका आंसर इंटीजर आता है तो ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, और अगर इंटीजर नहीं आता ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है। अब चौथा केस देखते हैं कि जब हमारे पास फोर्थ केस आता है तो उस वक्त हम इसे कैसे लेकर चलेंगे। अब सारा जो काम है ना, देखिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका करेगा बहुत आसानी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की, बहुत आसानी से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि जब a भी जीरो नहीं है b भी जीरो नहीं है तो ये मेरे पास आएगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जब a और b बोथ नॉट जीरो हो, बोथ आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये हमारा मसला है। पहले तीन केस डिस्कस हो गए, चौथे केस की बात करते हैं। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका आंसर हमने निकालना, तो इसका आंसर निकालने के लिए थ्योरम बन गया। थ्योरम की बात करते हैं। पहले ये मसला जब हमारे पास ये इक्वेशन इस पर सोचा गया तो किसने सोचा था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था, स्पेलिंग गलत हमेशा लिखे जाते हैं, डाइफेंटस, पता नहीं क्या नाम है, प्रोनाउंस नहीं करना आता, ठीक है ना। इसने सबसे पहले इस इक्वेशन में कहा कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का आंसर इंटीजर्स अगर आए तो ये मेरी इक्वेशन होगी, यानी लीनियर डाइफरेंटाइनस इक्वेशन होगी, और ए बी जो है वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि ये फोर्थ केस होना चाहिए। इसने चलो जी, इसने अपने तरीके बता के इसने इसका आंसर निकाल के हमें दे दिया। फर्ज किया कि हमारे पास x नाट और y नाट हमारे पास आंसर आया, ठीक है, यानी कि x नाट और y नाट, यानी कि x की कोई एक वैल्यू पुट करें, y की कोई एक वैल्यू पुट करें, तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर डाइफरेंटाइनस इक्वेशन है। फिर एक और इंडिया का मैथमेटिशियन आया, किसका, इंडिया का मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था ब्रह्मगुप्ता, उसका नाम था, स्पेलिंग नहीं मुझे आते, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्ता। इस ब्रह्मगुप्ता ने क्या कहा कि अगर हमें एक सोल्यूशन मिल गया है, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना, कोई एक सोल्यूशन, अगर हमें ये सोल्यूशन मिल गया है तो इस सोल्यूशन की मदद से हम बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि इसने कहा कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर कह लें, टी कह लें, ठीक है, और y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए ओवर डी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। इसने हमें एक सोल्यूशन निकाल के दिया, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया कि कहा कि ये सोल्यूशन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू ये वाली, y नॉट की वैल्यू ये वाली, b की वैल्यू हमें पता होगी, d की वैल्यू, d क्या है, d हमारे पास जीसीडी है, ठीक है ना, d हमारे पास जीसीडी है a और b का। जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की जाएंगी ना तो हमारे पास आंसर टी की टर्म में आ जाएंगे, यानी कि x का आंसर टी में आ जाएगा, y का आंसर भी टी में आ जाएगा। तो t की वैल्यूज पुट करी जाए, जो जो हमारे आंसर आएंगे वो सारे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि डाइफरेंटाइनस ने हमारे पास एक आंसर निकाल के दिया, ब्रह्मगुप्ता ने कहा उस एक आंसर की मदद से हम सारे जनरल सेट निकाल सकते हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये सारा इसका इंट्रोडक्शन था। और इसके आंसर कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास एक थ्योरम आता है कि अगर a और b की जीसीडी जो है, अगर a और b की जीसीडी जो है c को डिवाइड करेगी, उस वक्त इंटीजर्स आंसर निकल के आएंगे और इस इक्वेशन को हम लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। अगर a और b की जीसीडी c को डिवाइड नहीं करती, उस वक्त इंटीजर्स आंसर नहीं आएंगे और ये लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब देखें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने जीसीडी वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में।
लीनियर कम्बिनेशन हमें कहता है n इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, या आप इस तरीके से लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू n, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि इसमें ये फ़र्क होगा कि कोई भी इस फॉर्म में लिख दिया जाए उसको हम लीनियर कम्बिनेशन कहेंगे, लेकिन अगर उस फॉर्म के इंटीजर्स आंसर आते हैं तो वो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन होगी, और अगर इंटीजर्स आंसर नहीं आते तो वो हमारे पास सॉल्वेबल नहीं होगी, और उसको हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। या आप इस तरह ही कह लें कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन जो है वो लीनियर कम्बिनेशन का ही आगे पार्ट है या हिस्सा है, लेकिन इसको ज़्यादा मैथमेटिशियन वगैरह ने दिया हुआ है। टाइम कितना रह गया फिर? हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी इसको कैसे सोल्व करना है, इसका थ्योरम क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज के लेक्चर में सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ए और बी जो है हमारे पास वो दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं, एक नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, और दोनों नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होगी। अगर इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर एक नॉन ज़ीरो है या एक ज़ीरो है, उस वक्त हमने सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं वो आपको बताया, और इक्वेशन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन कब कहलाएगी वो भी आपको बताया। फिर चौथा केस आता था जब ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो उस वक्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, ये हम एक थ्योरम में देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।